जी जी बिल्कुल। जी राजीव जी, चुनाव आयोग की भूमिका और उसकी विश्वसनीयता लंबे समय से सवालों के घेरे में है। पिछले कई चुनाव ये बता रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग केंद्र में जो सत्ता में बैठी पार्टी है, जो गठबंधन है, उसके बगल बच्चा की भूमिका में है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो तारीखें बदली गई हैं मतदान की, उसके लिए हो सकता है बीजेपी के किसी पन्ना प्रमुख ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी हो, या किसी मंडल स्तर के मंडल अध्यक्ष ने, संगठन महामंत्री ने चिट्ठी लिख दी हो। तो चुनाव आयोग ने कहा होगा, जो हुक्म सरकारी वही बने तरकारी। मतदान के लिए चंद दिन बाकी है, नामांकन भरे जा चुके हैं, उसके बाद उपचुनाव की तारीखें बढ़ा दी। ये वो चुनाव आयोग कर रहा है, ये वो केंद्र सरकार कर रही है जो पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का नारा लगाते हुए थकती नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी और उनके इशारों पर काम करने वाला चुनाव आयोग एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने का दावा करते हैं, उसकी वकालत करते हैं, उसके लिए विधि विधान भी बदलने वाले। और हालत यह है कि 14 सीटों पर आप उपचुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे। आज आपने तारीखें बढ़ा, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे हरियाणा में मतदान की तारीख बढ़ाई गई थी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी पर, वैसा ही कुछ यहां हुआ है। हम नहीं जानते इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या तैयारियों में कमी रह गई है, कोई कारण बताया क्या चुनाव आयोग ने कि तारीखें क्यों बढ़ाई गई, 13 की जगह 20 नवंबर को मतदान क्यों होगा, कौन सा ऐसा नया त्योहार आ गया जो आपको चुनाव की तारीखें घोषित करते समय नहीं मालूम था, कोई बड़ा उत्सव आ गया है क्या। सारी तैयारी प्रशासनिक मशीनरी कर चुका होगा, चुनाव के दलों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका होगा अब तक, लेकिन चुनाव की मतदान की तारीख बढ़ा दी गई है। इसके पीछे जो संदेह किया जाता है वो यही है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, चाहे वो दिल्ली में हो या लखनऊ में, यानी केंद्र और राज्य में, उसकी सहूलियत के लिए, उसकी सुविधा के लिए वोटिंग की तारीख बढ़ाई गई। जहां तक महाराष्ट्र की डीजीपी का सवाल है, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां लंबे समय से मांग कर रहे हैं, आयोग ने उस दिन क्यों नहीं हटाया जिस दिन झारखंड के डीजीपी को हटाया गया। उसके बाद कौन सी नई ऐसी जांच पड़ताल कर ली कि अब हटाया है। यानी कुल मिलाकर केंद्रीय चुनाव आयोग सारे काम भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के समर्थन के लिए, उसकी सुविधा के लिए करता है। इस बीच में अब झारखंड पर भी आप लौटाते हैं। आपने कहा कि हिमंता विश्व शर्मा के सुर में सुर मिलाने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच गए। वे जो कुछ कह रहे हैं सीधे तो सवाल उनके ऊपर है, उनकी सरकार पर है। घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है राज्य? केंद्र सरकार की, सीमा सुरक्षा बल की, जी केंद्रीय एजेंसियों की। और अगर सचमुच में घुसपैठिए हैं तो आप उन्हें निकाल बाहर करिए, कौन रोकने वाला? कोई आपसे कोई मना करेगा क्या? वाकई में जो अवैध रूप से भारत में रह रहे होंगे लोग, कोई भी हो, अगर उस पर वैधानिक पात्रता नहीं है उसके पास, तो आप निकाल बाहर करिए। बेटियां छीन ले जाएंगे, रोटी छीन लेंगे, प्रधानमंत्री के स्तर पर अगर ये भाषा है तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव को लेकर कितनी हताशा उनके भीतर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस, जेएमएम और राजद का गठबंधन अगर सत्ता में आ गया तो ये लोग आपकी रोटी, बेटी और जमीन हड़प लेंगे, रोटी और बेटी छीन लेंगे और पार्टी हड़प लेंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या देश के तमाम राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, क्या वहां पर ये पार्टियां, गैर भाजपा दल जो है, वे रोटी और बेटी छीन ले गए अब तक? क्या इस देश में पिछले 75 सालों में 55 से 60 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, ज्यादातर केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही, क्या तब किसी ने घर में घुसकर रोटी और बेटी छीन ली? लेकिन प्रधानमंत्री हमारी उम्मीदों पर हर बार हमसे ज्यादा खरे उतरते हैं। हम हर बार सोचते हैं कि शायद अब इससे नीचे के स्तर पर कोई भाषण उनका नहीं। लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र, मुजरा तक पहुंचे थे तो हमें लगा था कि अब इससे आगे और कौन सी सीमा होगी, लेकिन हर बार हम लोगों की उम्मीद से आगे बढ़कर वे कई पायदान और उतरकर बयान दे देते हैं।
सचमुच में बहुत निराशा होती है देश के प्रधानमंत्री से। ऐसी भाषा का, ऐसे विमर्श का हम सब लोग कतई कोई उम्मीद नहीं रखते कि ऐसी भाषा हमारा प्रधान। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी जमीनी हकीकत मालूम पड़ रही है, उन्हें समझ में आ रहा कि महाराष्ट्र और झारखंड उनके लिए टेढ़ी खीर बन गए हैं। वहां का मैदान उनके लिए उतना आसान नहीं है। झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालने का धतकर्म और महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार को गिराकर ये केंद्र प्रकार अपनी सरकार बना लेने का जो उपक्रम उन्होंने किया था, अब दोनों राज्यों की जनता उस पर अपना फैसला सुनाने वाली। जी राजीव जी बिल्कुल, दोनों राज्यों की जनता उस पर अपना फैसला सुनाएगी। आप जानते हैं कि झारखंड में 13 तारीख को और 20 तारीख को चुनाव हैं, जबकि उधर महाराष्ट्र में एक ही पारी यानी एक ही बार में 20 तारीख। थोड़ी सी बात अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की कर लेते हैं। आज मैंने बड़े विस्तार से लिखा भी है। सबसे बड़ा सवाल तो जो एक नागरिक के नाते मुझे लगता है कि अमेरिका 250 साल बाद भी आज तक किसी महिला को अपने देश का मुखिया नहीं चुन सका है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था ग्रेट ब्रिटेन की गुलामी से। कई मजेदार उसमें तथ्य हैं कि उस वक्त लुई 15वें ने, फ्रांस के सम्राट ने, अपनी फौज भेज दी थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए। वो फौजी जब लौट कर आए तो स्वतंत्रता का स्वाद चक्कर आए थे, तो फ्रांस में राज्य क्रांति में शामिल हो गए। 250 साल में पहली बार एक महिला को प्रत्याशी बनाया गया था, हिलेरी क्लिंटन को। वे भी नहीं जीत पाएंगे। तो मैं एक नागरिक के तौर पर, विश्व नागरिक के तौर पर यह सोचता हूं कि अमेरिका जो दुनिया को समानता और आधुनिकता का संदेश देता है, वो अपने देश में एक महिला को कब अपना मुखिया चुन सकेगा? 7 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। और हमारे यहाँ पूजा हो रही है, आरती हो रही है, बाबा लोग डोनाल्ड ट्रंप के तस्वीर पर माला चढ़ाकर यज्ञ कर रहे हैं। पहले भी किया था, लेकिन तब हार गए थे डोनाल्ड ट्रंप। एक बार दिल्ली में यज्ञ हुआ था, आपको याद होगा। तो मेरी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि यहाँ जो पूजा पाठ हो रही है वही प्रत्याशी जीतता है, या अमेरिका पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति चुनता है। अब हम भारत के चुनाव पर लौटें तो आपने बहुत सही सवाल पूछा कि ऐसा क्या किया जाए, विपक्ष क्या करे। हम और आप जैसे लोकतंत्र कामी लोग, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं इस वक्त इस पटल पर, हम लोगों की चिंता लोकतंत्र है, संविधान है। हम यही कर सकते हैं जो इस वक्त कर रहे हैं कि जब भी चुनाव हो, हम चुनाव के पारदर्शी और निष्पक्ष होने की बात करें। सरकार और चुनाव आयोग जिस तरह चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें करते हैं, उस पर सवाल उठाएं। जैसे हो सकता है हम लोग कल चर्चा कर चुके हों, लेकिन उसे भी आज जोड़ देते हैं एक बार फिर से कि अभी झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी की बात कही, समान नागरिक संहिता की। आदिवासियों को उससे अलग कर दिया है क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। देश में कम से कम 61 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जहां आदिवासियों का प्रभुत्व है। 47 सीटें तो आरक्षित है एसटी के लिए। इसलिए उत्तराखंड में जब उनकी सरकार समान नागरिक संहिता का बिल लेकर आती है तो वहां भी आदिवासियों को उससे अलग रखती है। तो ये कैसी संहिता है जिसमें नागरिक नागरिक के बीच में भेद किया जाए? मूल उद्देश्य ऐसे नारों, ऐसी योजनाओं के पीछे होता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर दिया जाए। समान नागरिक संहिता का जब भी ढोल पीटा जाता है तो बहुसंख्यक समाज को ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा कानून आने वाला है जिससे मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो जाएगी। वे भूल जाते हैं कि ऐसा कोई कानून समाज के तमाम तबकों की अपनी परंपराओं, संस्कृति, रीति रिवाज को खत्म करने वाला साबित होगा। आदिवासियों को इसीलिए वे उससे अलग कर देते हैं क्योंकि वहां पर आज भी कई ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। खासतौर से बहुविवाह की बात होती है, एक से अधिक शादियां। इस देश में सामान्य तौर पर लोग समझते हैं कि मुसलमानों में तो न जाने कितने लोग होते हैं जिनकी 4-4 पत्नियां होती हैं, जबकि हमें और आपको शायद जिंदगी में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसकी 4 पत्नियां हो। उधर उत्तराखंड में कई ऐसी जनजातियां हैं 1967 में जिनको शामिल किया गया। जनजातियों में जौनसारी है, बोक्सा है, राजी है, थारू है, भूटिया है, कई जनजातियां ऐसी। उत्तर पूर्व के राज्यों में कई जनजातियां ऐसी जहां आज भी बहुविवाह है। वहां स्त्रियां एक से अधिक पति रख सकती हैं। इसलिए जब भी सरकार ऐसी पहल करती है तो उन्हें मालूम है आदिवासियों के वोट खो देंगे, उससे अलग कर देते हैं।
तो कुल मिलाकर इस वक्त झारखंड में अमित शाह का ये कहना कि हम यूसीसी लेकर आएंगे, प्रधानमंत्री का बांग्लादेशियों की घुसपैठियों का राग अलापना, तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि चुनाव को वे अपने आजमाए हुए तौर तरीकों से ही लड़ रहे हैं। आपके सवाल का उत्तर यह है कि विपक्ष को अपने मुद्दों पर अड़े रहना चाहिए। जिस तरह इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, जेएमएम या बाकी के जो दल है या महाराष्ट्र के उनके बाकी घटक दल, वे मुद्दों की बात कर रहे हैं, वे रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात करते हैं, सांप्रदायिक समरसता की, सद्भाव की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कहां से कहां पहुंच गए हम लोग पहले चर्चा कर ही चुके हैं। मुझे लगता है यही एक तरीका है इनसे निपटने का। किसी भी सूरत में विपक्ष को उनके पिच पर जाकर नहीं खेलना चाहिए, अपने ही मैदान में अपने ही तौर तरीकों से चुनाव लड़ना चाहिए, और वो सफलता दिला रहा। लोकसभा चुनाव इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, शानदार सफलता हासिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिलिस्म खत्म हो गया, उनका दल, उनका गठबंधन कहां से कहां आ गया। 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पर सिमट गए। मुझे लग रहा है इन दो राज्यों के चुनाव में भी अगर विपक्षी गठबंधन अपने मुद्दों पर अड़े रहे तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की ये सांप्रदायिक राजनीति इस बार परवान चढ़ने वाली नहीं। जी राजीव जी जी, क्या कहेंगे आप प्रशांत टंडन जी? यही बात